टॉपर्स लेन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं आज। क्या है पीएफआई? क्या पीएफआई हिंदुस्तान को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाह रहा है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं पीएफआई को लेके। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन है जो कि खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में कार्य कर रहा है, उसको लेके जो वर्तमान में विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद कुछ हद तक ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो उसको लेके नई नई खबरें निकल के आ रही हैं। हम पीएफआई को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या पीएफआई है, क्या हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, या हिंदुस्तान को एक आतंकवाद के अड्डा के रूप में बनाने का प्रयास कर रहा है। एक एक करके हम हर एक को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्या है कि अभी पुलिस के साथ मारपीट के दौरान पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। ये बात है शुक्रवार को, जिस समय परेड हड़ताल चल रही थी। उस समय पुलिस कार्यकर्ताओं से मारपीट के दौरान, ये देखिए, पुलिस कार्यकर्ताओं से मारपीट के दौरान पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना, उनको गिरफ्तार किया गया। ये बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी देखो, बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसमें आप देखो कि ये देखिए, अभी महाराष्ट्र से जो औरंगाबाद एटीएस के एसपी हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि औरंगाबाद में लगभग जो नांदेड़ पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ से पुलिस कार्रवाई के दौरान जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। उस दौरान उन लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। मतलब यहाँ पे ये जो एटीएस के एसपी हैं, ये क्या नाम है, संदीप खाड़े ने बताया कि जो पीएफआई के कार्यकर्ता थे, वो लोग इस इन इन स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं और वहां से बहुत से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा देखो क्या है, इसके बारे में देखो क्या है ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी उत्पत्ति, ठीक है, इसका विवाद क्या है, वही बात है, इसको समझेंगे क्या है, संगठन क्या है, इसकी जो विवाद चल रहा है वो क्या है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आप देखो, इसका जो गठन हुआ है वो 2007 में किया गया। 2007 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया गया, ठीक है। एक नए चेहरे के रूप में पीएफआई सामने आता है, जो कि अपने आप को दलित, पिछड़ा तथा हाशिए पर रह रहे समाज के हित के लिए अपने आप को पेश करने का प्रयास कर रहा है। मतलब ये अपने आप को ऐसा दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि हम समाज के जो वंचित वर्ग है उसके विकास के लिए बात कर रहे हैं, उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप को ये ऐसा पेश करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। ये संगठन अपने आप को इस रूप में दिखाने का प्रयास करता है। तो देखिए, ये सारा विवाद जो है, जो पीएफआई को लेके शुरू हुआ है, ये क्यों शुरू हुआ है? तो क्या ये पीएफआई, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये हिंदुस्तान में आतंकवाद का अड्डा स्थापित कर रहा था? तो ये सारा मामला शुरू होता है अभी जो हाल ही में ईरान में हिजाब को लेके जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। बहुत सारा विवाद हुआ ईरान में। एक लड़की थी, महासा अमीनी, उसको हिजाब के नियमों का पालन ना करने के कारण ईरान की जो नैतिक पुलिस होती है, मॉरल पुलिस, उसके द्वारा उस लड़की को गिरफ्तार किया गया। बैन में डाल के कहा जाता है उस लड़की की पिटाई की गई। पिटाई के दौरान उस लड़की की मृत्यु हो गई। अब जब उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो ईरान में महसा अमीनी के मृत्यु के पश्चात जो हिजाब है उसको लेके बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया। जो ईरान में रहने वाले लोग हैं, खासकर महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस आंदोलन में शामिल हुए। ये जो हिजाब का विरोध चल रहा है, इसमें पुरुष भी शामिल हुए और बड़े स्तर पर शामिल हुए। हिंसक कार्रवाइयाँ की गई इस विरोध के दौरान। तो जब ईरान में ये विरोध चल रहा था, उसी समय आप देखोगे हिंदुस्तान में भी इसकी कुछ झलक देखने को मिलती है। वो झलक ऐसे देखने को मिलती है कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों से अपील की है कि वह हिजाब पहन के
स्कूल कॉलेजों में जाएं। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उनके माध्यम से ये बताया गया कि जो पीएफआई है वो हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो दो समुदायों को आपस में बांटने का कार्य कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर एक समुदाय मांग कर रहा है कि हम हिजाब पहन के आ रहे हैं, तो दूसरा समुदाय मांग कर रहा है कि हम भगवा शाल ओढ़ के आएंगे। ऐसे में हम स्कूल कॉलेजों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। तुषार मेहता ने कहा कि अगर बात बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बात बनती है तो हमारे पास ऐसी शक्ति है कि जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें जो ड्रेस कोड है उसको कड़ाई से लागू करने के लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो यहीं से ये जो हिजाब का मामला था, इसी से पीएफआई नए विवादों में आ गया। इसके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जो हिजाब के मुद्दे को लेके हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का कार्य किया गया, उसी को लेके ये नए विवादों में आया है। अभी देखिए क्या है कि जो पीएफआई है, एक खासकर आप देखोगे कि तो दक्षिण भारत के राज्यों में सक्रिय है, वो भी केरल में, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। इन राज्यों में विशेषकर ये संगठन जो है कार्य कर रहा है। अभी जो केरल का राज्य है, वहां पर देखोगे कि 2012 में आप देखोगे कि केरल में बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, बहुत सारे बमबारियां हो रही थी। तो ऐसे में केरल सरकार पे आरोप लगाया गया कि ये क्या चल रहा है, केरल के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, ये बमबारियां हो रही हैं, इसके पीछे क्या सारे कारण हैं, इसके पीछे क्या पीएफआई तो नहीं है। तो जो केरल के मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी, ठीक है ना, उस समय मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे वो थे ओमन चांडी। तो ओमन चांडी निकल के आते हैं और कहते हैं कि पीएफआई के बचाव में, यहाँ पे बोल देते हैं, वो बोलते हैं कि देखो जो पीएफआई है वह एक प्रतिबंधित संगठन जो सिमी है उसके प्रतिनिधित्व के अलावा, उसके पुनरुत्थान के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल उसी के पुनरुत्थान के लिए कार्य कर रहा है, बाकी ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त नहीं है, ये बात बोली। इसके अलावा आप देखोगे इसने सरकार को एक हलफनामा दिया। उस हलफनामा में इन्होंने बताया कि जो 2012 में लगभग 27 लोगों की जानें गई हैं, 27 लोगों की जानें गई हैं। अब ये जो 27 लोगों की जानें गई हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं पीएफआई है, ठीक है। अब ये जो 27 लोग हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा जाने गई हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं की गई हैं। आरएसएस आप समझ सकते हो हिंदुस्तान में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात तो इन्होंने बोली है यहाँ पे 2012 में। वहीं आप देखोगे कि 2014 में जो केरल की बीजेपी सरकार है, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अब तक लगभग 24 लोगों की जानें गई, ठीक है, 24 लोगों की जानें गई हैं। ये जानें किसकी हैं? बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की। 2014 में बीजेपी ने आरोप लगाया, केरल की सरकार ने। उन्होंने बताया कि जो 24 जानें गई हैं, इनमें से 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है कौन? पीएफआई। प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माना किसको? पीएफआई को। इसके अलावा आप देखोगे कि 2021 में एक रंजीत नामक आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। वहीं उसके 2 महीने बाद एक एम एस श्रीनिवासन नामक व्यक्ति था जो कि आरएसएस का कार्यकर्ता था, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो ये जो पीएफआई है, ये दूसरे संगठनों से क्यों लड़ रहा है? आरएसएस से क्या मतलब है? मतलब ये है कि आरएसएस एक हिंदू संगठन है और ये मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मेन विवाद है, कहीं ना कहीं आप इसको समझो कि ये जो पीएफआई कर रहा है आरएसएस के विरोध में, बीजेपी के विरोध में, तो इसके पीछे इसका मकसद यही है कि ये जो अन्य धार्मिक संगठन हैं इनके विरुद्ध में नफरत फैलाई जाए। अब इसको लेके जब इतना सारा विवाद हुआ तो पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांगे की गई। हालांकि आप देखोगे एक राज्य है झारखंड, झारखंड ने पीएफआई को प्रतिबंधित कर रखा। हालांकि पीएफआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई।
आप देखोगे, लेकिन उस याचिका में कुछ नहीं हुआ है। आप देखो कि जिस समय सीएए और एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार, योगी सरकार ने पीएफआई को बैन करने की मांग की गई, बट बैन नहीं हुआ। 2021 में सॉलिसिटर तुषार मेहता ने बताया कि जो पीएफआई है उसको बैन करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बैन नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है। अब इसकी संलिप्तता का उदाहरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एनआईए की तरफ से न्यूज है। अभी 22 तारीख को ये जो अभियान किया गया पीएफआई के विरुद्ध में, उसमें ये सारा निकल के आया। इसमें बताया गया है कि एनआईए ने लगभग 93 स्थानों, 15 राज्यों के 93 स्थानों पर, जिसमें आप देखोगे आप देखोगे केरल हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, बिहार एवं मणिपुर। मतलब जो एनआईए है उसने बताया कि कुल 15 राज्यों की लगभग 93 स्थानों पर पीएफआई ने छापा मारा। उस छापेमारी के दौरान जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, जो पीएफआई के कार्यकर्ता थे, वह सभी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त इस कदर पाए गए कि ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो सैनिक ट्रेनिंग कैंप होता है उसका आयोजन कर रहे हैं। इनके पास खतरनाक हथियार पाए गए हैं। बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियां पाई गई हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ये जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, ये हिंदुस्तान में किसी न किसी बड़ी साजिश में लगे हुए हैं। ये बड़ी साजिश क्या है? या तो हो सकता है हिंदुस्तान में जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की साजिश है, या फिर हिंदुस्तान में एक ऐसा संगठन मजबूत करने की कोशिश में हैं जो कहीं न कहीं हिंदुस्तान में इस्लामी लोगों का समर्थन कर सके। कुछ भी रहा हो, कुल मिला के इसमें ये कहा गया है कि जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। खतरनाक हथियार हैं उनके पास, जो कि हिंदुस्तान की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, तो ऐसे आरोप लगाए गए हैं पीएफआई के कार्यकर्ताओं पे। अभी देखो, पीएफआई को बचाने के लिए बहुत सारे लोग निकले। ये एक पत्रकारिता हैं, पत्रकार महोदय हैं, आपको आजमगढ़ में मिल जाएंगे। ये आजमगढ़ से ही हैं, क्योंकि इसीलिए आजमगढ़ में मिलेंगी आपको। ये आजमगढ़ आपको पता है, थोड़ा शहर भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। वो है ना कि चलो नहीं बताते। तो ये जो राना अयूब हैं, ठीक है, ये पीएफआई को बचाने के लिए सामने आए। इन्होंने कहा कि जो इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कही जा रही है वो सही नहीं है। अब देखिए, ये जो लोग हैं, ये किस टाइप से इसका बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। वही ये के नेता हैं। ये कौन है? ये कर्नाटक में जनता दल सेकुलर जो पार्टी है, जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं इब्राहिम महोदय। इन्होंने हिजाब और घूंघट की तुलना की है। जो हिजाब का मामला चल रहा था, इन्होंने उसकी तुलना घूंघट से कर दी। घूंघट से करने का आशय ये है कि इन महोदय ने कहा कि देखिए, हिजाब तो बहुत पुराना मामला है। हिंदुस्तान में जो राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी दुपट्टा ओढ़ती हैं, वो भी अपने सर को ढकती हैं। जो इंदिरा गांधी महोदय थी, वो भी अपने सर को ढकती थी, दुपट्टा वो भी ओढ़ती थी। तो इसके पीछे कौन सी पीएफआई की साजिश थी? मतलब कहने का, उन्होंने जो हिजाब है और जो घूंघट है, उन दोनों की तुलना कर दी। ठीक है ना? बचाव में जब सुप्रीम कोर्ट सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखिए साहब, ऐसी बात है। अब इन महाशय को जो हिजाब है और घूंघट है उसमें अंतर ही नहीं नजर आता। कैसा अजीब आदमी है। तो इसको अंतर ही नहीं नजर आ रहा। अब सुप्रीम कोर्ट बताता है कि देखिए ऐसा है कि जब कहीं भी हम लोग, हमारी जो संस्कृति है उसका हिस्सा रहा है घूंघट। घूंघट संस्कृति का हिस्सा है। आप देखोगे तो जो कालिदास हैं, उसकी पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में पहली बार जब शकुंतला जो होती है वो दुष्यंत के सामने से गुजरती है, तो घूंघट को कर लेती है, जिसको कालिदास ने अभिगुंठन के नाम से चित्रित किया है।
तो वहाँ से पहली बार भारतीय संस्कृति में जो घूंघट है उसका जिक्र किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम लोग कहीं भी सम्मानित स्थान पे जाते हैं, कहीं भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने जाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस सभ्यता को बनाए रखें, इसलिए हम लोग घूंघट कर लेते हैं। और हिजाब और घूंघट में तो समझ सकते हो कितना अंतर है। इन महाशय को नहीं दिखता, वो चीज़ अलग की है, लेकिन हमको आपको दिखता है ना, तो हमको आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी ये पीएफआई के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ये क्या संगठन है, इसकी क्या डिमांड है, ये क्या चाह रहा है हिंदुस्तान में, अब आप लोग खुद समझ सकते हो। अब आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ इसकी बराबर झड़प चलती रहती, लेकिन मेनली ये दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय है। उत्तर भारत में है बट उतना नहीं हो पाया, क्योंकि योगी जी का शासन है। अब योगी जी के शासन में आप समझ सकते हो इतना नहीं हो सकता। तो ये मेनली दक्षिण भारत के राज्यों में ही है, उत्तर भारत में उतना सक्रिय नहीं है। अब ये जो एनआईए की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक तो यही बात सामने निकल के आ रही है कि जो पीएफआई है ये हिंदुस्तान को एक आतंकवादी गढ़ के रूप में बनाने का प्रयास कर रहा है, या जो सरकारें हैं या जो क्षेत्रीयता की भावना है उसको तोड़ना चाह रहा है। ठीक है ना? तो ये सब सारे रीजन हो सकते हैं पीएफआई के। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गठन 2007 में किया गया था। ठीक है, अब आगे जैसा जो कुछ होता है हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप लोग आगे की कार्रवाई को जानने के लिए अधिक से अधिक लोग बड़ी संख्या में जुड़ते रहें टॉपर्स लेन के साथ। थैंक यू।